Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh। हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को मापने की विधियाँ। ये डिमांड एनालिसिस सेकंड मांग की लोच से संबंधित थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने मांग की लोच का आशय और उसके प्रकारों का अध्ययन किया था। सेकंड वीडियो में हमने मांग की लोच की श्रेणियाँ, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आज का टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को मापने की विधियाँ बिल्कुल पूर्णतया अलग है। मांग की लोच की श्रेणियाँ अलग है, मांग की लोच के प्रकार अलग है। बहुत सी बार स्टूडेंट्स एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, मांग की लोच को मापने की विधियाँ, श्रेणियाँ, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मापने की विधियाँ तो जो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला जो, और मांग की लोच की श्रेणियाँ तो 5 श्रेणियाँ हैं, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अब मांग की लोच की अवधारणा अर्थशास्त्र की उन अवधारणाओं में से एक है जिनका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जगत में बहुत अधिक उपयोग होता है। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लोच को मापने की कुछ विधियां हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट मेथड है प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। इसे फ्लक्स की प्रतिशत विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर फ्लक्स। अभी हमने जितने भी मांग की लोच की श्रेणियाँ या मांग की लोच के प्रकार में आपने फॉर्मूला देखा, तो हम यही बोलते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी। ये हमारा जो मांग की कीमत लोच है उसका फॉर्मूला है। तो जो मांग की लोच की प्रतिशत विधि है, तो इसमें हम प्रतिशत में मापते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ईपी, या हम ईडी भी लिख सकते हैं। ईपी यानी प्राइस इलास्टिसिटी, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये मांग की लोच की प्रतिशत विधि का फॉर्मूला है। इसके लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का भाग देकर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। फिर जब हम कैलकुलेट करते हैं और जो हमारा भागफल है यानी आंसर है, यदि वो EP ग्रेटर देन 1 आता है, अभी हमने मांग की लोच की श्रेणियाँ पढ़ी थी, जब EP ग्रेटर देन 1 होगा यानी मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक है, या दूसरे शब्दों में हम इसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। और EP इक्वल्स टू 1 है तो मांग की लोच इकाई के बराबर है, यानी जितना मांग में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है समान रूप से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। और यदि भागफल 1 से कम है तो मांग की लोच इकाई से कम यानी कम होगी। यानी इसका इकाई से कम का क्या आशय हुआ कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ज़्यादा है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है और उसके फलस्वरूप मांग में प्रतिशत परिवर्तन बहुत कम होता है, तो वो कहलाती है इकाई से कम। यहाँ पे जो हम परिवर्तन देखते हैं ना, इकाई से अधिक है, इकाई के बराबर है और इकाई से कम, ये प्रभाव हमें मांग पर देखना है। यदि मांग समान रूप से घट रही या बढ़ रही है, जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हो रहा है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग में हो रहा, बराबर है, तो वह क्या होती है? इकाई के बराबर। यदि मांग अधिक कीमत में कम है और मांग में अधिक, या हम कम, अधिक और बराबर तीनों परिवर्तन किस पे देखते हैं? कीमत में परिवर्तन का प्रभाव आप मांग पे देखते हैं। तो यदि मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है तो इकाई से अधिक, मांग में समान परिवर्तन हो रहा है तो इकाई के बराबर, और मांग में कम परिवर्तन हो रहा है तो वो इकाई से कम है। ये देखिए, अब आपने सॉल्व किया, यहाँ मांग में 30% परिवर्तन है, कीमत में परिवर्तन 10% है, यानी मांग में परिवर्तन अधिक है तो ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है। E इक्वल्स टू, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या कहलाएगी? इकाई से अधिक या अत्यधिक लोचदार मांग। और दोनों बराबर हैं तो ये कहलाएगी E इक्वल्स टू 1 EP, हम यहाँ ED लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा इकाई के बराबर, और नीचे है इकाई से कम, E इक्वल टू 1 है, 1 है तो वो परिवर्तन प्रतिशत के बराबर है, तो ये इक्वल टू 1 हो गया। ये वाला है मांग में परिवर्तन 30% और कीमत में परिवर्तन 60% है, यानी कीमत में परिवर्तन अधिक है, मांग में परिवर्तन कम है, तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम।
अब हमने अध्ययन किया था कि मांग की लोच की श्रेणियों में 5 श्रेणियां थी। पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, इकाई के बराबर या लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग और बेलोचदार मांग, या जिसे हम इकाई से कम लोचदार मांग भी कहते हैं। तो इन 5 श्रेणियों में से जो 2 श्रेणियां हैं, पूर्णतया लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग, दोनों काल्पनिक स्थिति है। तो हम वास्तविक जीवन में केवल ये 3 ही श्रेणियां को, मतलब जब हम मेजरमेंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो इन तीनों ही श्रेणियों में यदि आंसर इक्वल टू 1 है तो वो इकाई के बराबर है, आंसर ग्रेटर देन 1 है तो वो इकाई से अधिक है, और यदि आंसर आपका लेस देन 1 है तो वो इकाई से कम कहलाएगा। तो ये थी प्रोफेसर फ्लक्स की प्रतिशत विधि, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है हमारा टोटल आउटले मेथड, कुल व्यय विधि। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया है। इसे अन्य शब्दों में मार्शल की कुल व्यय विधि के नाम से भी जाना जाता है। कुल व्यय यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पूर्व और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद आपका जो कुल व्यय होता है, उस वस्तु को क्रय करने के कुल व्यय, उसमें जो परिवर्तन आता है, वापस ध्यान से सुनिएगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पूर्व और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद जो कुल व्यय होता है उसको मार्शल ने आधार माना है। अब वो यदि कुल व्यय कीमत में परिवर्तन से पूर्व और कीमत में परिवर्तन के बाद दोनों बराबर है तो मांग की लोच क्या हो गई, इकाई के बराबर। यानी मार्शल ने कुल व्यय को आधार माना है मांग की लोच को मापने का। इसमें भी मांग की लोच की 3 ही श्रेणी, मांग की लोच या तो इकाई से अधिक होगी या इकाई के बराबर होगी या इकाई से कम होगी। उपरोक्त कंसेप्ट को हम एक तालिका से समझते हैं। ये देखिए, वस्तु की कीमत दे रखी है 10, 8 और 6। ये प्रथम अवस्था, ये द्वितीय अवस्था और ये है आपकी तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में आप देखिए कि ये EP इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है यानी ये इकाई से अधिक है, ये इकाई के बराबर है और ये इकाई से कम है। ये तीनों आ गई। अब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के पूर्व और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद जो कुल व्यय हुआ है उसे हम मेज़र करेंगे। अब यहाँ देखिए, जब वस्तु की कीमत 100 थी, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कंडीशन, वस्तु की कीमत जब 10 थी तो मांगी जाने वाली मात्रा थी 100। जब कीमत कम होकर 8 हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर 140 हो गई। फिर कीमत और कम हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा और बढ़ गई। अब ये देखिए आप, कुल व्यय 1000, ये कुल व्यय क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ये इकाई से अधिक। अब ये देखिए सेकंड अवस्था, वस्तु की ये 10 थी तो ये 100, यानी आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लीजिए। जितना परसेंटेज 10 to 8 में चेंज हुआ है उतना ही सेम परसेंटेज हमें इधर चेंज करना है। 100 से 125, फिर 8 से 6 हुआ तो यहाँ, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए। मांग ये 1000 कहाँ से आया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 140 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो 1120 और 200 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो 1200 सॉरी। इसी तरह आपको सेकंड में भी जब आप इस क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल व्यय आ जाता है। कुल व्यय कैसे निकाला है, P इंटू Q, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अब यहाँ आप देखिए, सेकंड अवस्था में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से पूर्व और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बाद जो कुल व्यय है वो हमेशा क्या है, आपका समान है, 1000 1000 1000। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, EP इक्वल्स टू 1, यानी मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। थर्ड अवस्था देखिए, इसमें वस्तु की जो क्वांटिटी है ये 100, 90, 80 और अब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कम हो रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। ये प्राइस है, ये कुल व्यय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अब ये कुल व्यय कम हो रहा है तो ये कौन सी अवस्था कहलाएगी, EP इक्वल्स टू लेस देन 1। यहाँ हम बोलेंगे कि इकाई से कम लोचदार मांग या बेलोचदार मांग। तो ये आपको समझ में आ गई तीनों अवस्था। तो मार्शल के द्वारा मांग की लोच को मापने के लिए किसको आधार माना गया है, कुल व्यय को।
वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से पूर्व कुल व्यय और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बाद कुल व्यय दोनों की तुलना की जाती है। यदि कुल व्यय बराबर है परिवर्तन से पूर्व और परिवर्तन के बाद तो मांग इकाई जो मांग की लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। अधिक है तो इकाई से अधिक और कम होगी परिवर्तन से पूर्व कुल व्यय और परिवर्तन के बाद यदि कुल व्यय कम है तो वो मांग की लोच क्या कहलाएगी? इकाई से कम। उपयुक्त तालिका में प्रथम अवस्था का अवलोक कीमत के बढ़ने से कुल व्यय घट रहा है, कुल व्यय बढ़ रहा है यहाँ, सॉरी घटने की जगह आप लिखेंगे मांग की लोच। द्वितीय अवस्था में मांग की लोच इकाई के बराबर है तो कीमत बढ़ने पर कुल व्यय में वृद्धि एवं कीमत घटने पर कुल व्यय में कमी आती है, तो यहाँ मांग की लोच इकाई से कम है। इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। ओ एक्स एक्सिस पर कुल व्यय है, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस, ये तो टोटल एक्सपेंडिचर है। अब ये कीमतों में परिवर्तन है, जब कीमत P1 थी फिर P2 फिर P3 P4 हो गई, तो ये आपका ये डायग्राम इस तरह से बना। अब तो अगर जब बीच में आ रहा है तो यहाँ वस्तु की जो कीमत लोच है, मांग की कीमत लोच, वो EP = 1 यानी इकाई के बराबर है, यहाँ इकाई से अधिक है और ये इकाई से कम है। ये तीनों स्थिति आपने दर्शा दी है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था मार्शल की कुल व्यय विधि। यहाँ समझ, अब वही हमने जब पढ़ा था अभी मांग की लोच की श्रेणियाँ, तब मैंने बताया था कि जो विलासितापूर्ण वस्तुएं होती है उनकी मांग की लोच क्या होती है? EP > 1 होती है। आरामदायक वस्तुओं की EP = 1 होती है और अनिवार्य वस्तुओं की EP <<1 होती है। क्योंकि कीमत में कमी हो जाने पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसे कम लोचदार या बेलोचदार मांग से व्यक्त किया जाता है। इसमें सामान्यतः हमारी जो अनिवार्य वस्तु विलासितापूर्ण वस्तुओं की > 1 होगी, आरामदायक वस्तुओं की = 1 होगी और जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनकी हमेशा क्या होगी? इकाई से कम होगी। नेक्स्ट मेथड है आपका मांग की बिंदु लोच विधि, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड। इस मेथड का उपयोग कब किया जाता है? जब मांग की लोच में मांग वस्तु की कीमत में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, तो मांगी गई मात्रा में भी बहुत कम परिवर्तन। यदि वस्तु की कीमत में जब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं और उसके फलस्वरूप जो डिमांड होती है उसमें भी बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी होती है। इसे हम मांग की बिंदु लोच विधि कहते हैं। जब वस्तुओं की कीमतों में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं और मांगी गई मात्रा में भी बहुत कम परिवर्तन होता है, तो मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है और मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड का आपका फॉर्मूला है, किसी भी बिंदु पर मांग वक्र है ये आपका, इसके किसी भी बिंदु पर यदि मुझे मांग की लोच ज्ञात करनी है तो उसमें किस तरह से करेंगे? मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का निचला हिस्सा, यानी यदि मुझे इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है तो ये निचला हिस्सा डिवाइडेड बाय ऊपरी हिस्सा, लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम द एनी पॉइंट जहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। आप ये ध्यान रखिए, लोअर पार्ट नीचे आएगा, अपर पार्ट ऊपर आएगा। यदि दोनों भाग बराबर हैं तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर। यदि नीचे का भाग बड़ा है तो इकाई से अधिक, और यदि ऊपर का भाग बड़ा है तो इकाई से कम लोचदार कहलाती है। अब इसमें आपको देखिए डायग्राम दिया हुआ है। अब जैसे मेरे को ई बिंदु पे, जेड बिंदु पे कैलकुलेट करनी है, तो मांग वक्र का निचला हिस्सा क्या हो गया? ZB, और मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा हो गया AZ। दोनों बराबर है तो ये मांग की लोच क्या आ गई? E = 1। अब इस पॉइंट पे देखिए आप, Y पॉइंट पे मांग वक्र का निचला हिस्सा YP, मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा AY। तो जब मांग वक्र का निचला हिस्सा अधिक होता है, जब मांग वक्र का निचला हिस्सा अधिक होगा तो मांग की लोच क्या कहलाएगी? इकाई से अधिक। अब जैसे मेरे को O पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, तो इस पॉइंट पे आप देखिए मांग वक्र का निचला हिस्सा क्या है? OP, और ऊपरी हिस्सा है AO। या हम जैसे B से नहीं निकाले तो XO मान सकते हो आप। तो
जब मांग वक्र का निचला हिस्सा कम होता है और ऊपरी हिस्सा अधिक होता है तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई से कम। इस बिंदु पे इनफाइनाइट होगी क्योंकि कीमत क्या है, स्थिर है फिर भी, और इस पॉइंट पे जीरो। ये तो ये मांग की लोच की जो हमारी पांचों श्रेणियां थी, तो ये पांचों श्रेणियों को यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगी। ये ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 0। नेक्स्ट मेथड है मांग की चाप लोच विधि, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये बिंदु लोच विधि का विपरीत है। अभी हमने बिंदु लोच विधि में क्या अध्ययन किया, जब मांग की लोच जब वस्तु की कीमत में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो और उसके फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में भी बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो, तो मांग वक्र के यदि मुझे किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो हम मांग की बिंदु लोच विधि का उपयोग करते हैं। उसमें क्या फॉर्मूला था, लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पार्ट, लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट। अब मांग की चाप लोच विधि का प्रयोग किया जाता है जब परिवर्तन बहुत अधिक हो, कीमत में परिवर्तन के कारण, जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग दशाओं में बड़ा परिवर्तन होता है, तब मांग की लोच की सही माप ज्ञात करने के लिए हम चाप लोच विधि का प्रयोग करते हैं। मांग दशाओं के बड़े परिवर्तनों के कारण मांग की लोच का सही मूल्यांकन करने के लिए आरंभिक और पुनर्वर्तित मात्राओं का औसत उपयोग याद किया जाता है। चाप लोच विधि में हम पुरानी जो वस्तु का जो पुरानी कीमत थी और जो नई कीमत है, और जो पुरानी मांग है और जो नई मांग है, इन सब का औसत निकालेंगे। तो मांग की चाप लोच विधि ईपी, इसका फॉर्मूला देखिए, मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी। अब ये प्रारंभिक मात्रा प्लस मांग की नवीन मात्रा, जो हम फ्लक्स की प्रतिशत विधि में करते हैं वो सिर्फ प्रारंभिक मात्रा को लेते हैं, नवीन मात्रा को नहीं लेते हैं। और जो ये चापलोच विधि है इसमें प्रारंभिक मात्रा प्लस नवीन मात्रा और प्रारंभिक कीमत प्लस नवीन कीमत दोनों, चेंज इन Q अपॉन Q1 प्लस Q2, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 सॉरी। मांग की इसमें भी वही तीन श्रेणियां, इकाई से अधिक, इकाई से कम। यदि जब हम सॉल्व करते हैं और EP इक्वल्स टू हमारा आंसर 1 आता है तो वो इकाई के बराबर। EP इक्वल्स टू यदि ग्रेटर देन 1 आता है तो इकाई से अधिक, और EP इक्वल्स टू यदि लेस देन 1 आता है तो वो इकाई से कम मांग की लोच होती है। अब ये यहाँ देखिए, आपको इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वस्तु की कीमत है 8 और मांगी जाने वाली मात्रा है 10 ए बिंदु पर। वस्तु की कीमत है 6 और मांगी जाने वाली मात्रा है 12। यानी पहले कीमत, प्रारंभिक कीमत 8 थी और नवीन कीमत है 6, और अंतर कितना है 2। प्रारंभिक मात्रा 10 थी, नवीन मात्रा है 12, दोनों में अंतर कितना है 2। तो फर्स्ट आता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी, 10 और 12 में कितना चेंजेस हुआ, 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12। कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 2 का, डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6। आंसर आया 0.635, यानी लेस देन 1 है, अतः ये कम लोचदार या बेलोचदार मांग कहलाएगी। तो मांग की चाप लोच विधि का में हम जो मांग की नवीन मात्रा और मांग की प्रारंभिक मात्रा प्लस जो मांग की नवीन कीमत प्लस प्रारंभिक कीमत का औसत से ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियो में हमने मांग की लोच को मापने की 4 विधियों का अध्ययन किया। फ्लक्स की प्रतिशत विधि, मार्शल की कुल व्यय विधि, मांग की बिंदु लोच विधि और मांग की चाप लोच विधि। ये चारों विधियाँ इम्पॉर्टेंट है। आपका वही मैंने बताया कि मांग की लोच में से आपका 20 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का हर तरह का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।